वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2023 मैथ्स का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका की कोड है 341 और ये हमारा सेट 1 है। सबसे पहले हम इसका सेक्शन ए जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है The ratio of HCF to LCM of the least composite number and the least prime number। इन दोनों नंबर्स का HCF to LCM रेशो निकालना है। तो नंबर्स क्या हैं वो जरा मैं लिख देता हूं। सबसे पहला नंबर है लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर, एंड दूसरा नंबर है हमारा दैट इज लीस्ट प्राइम नंबर। तो लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है? दैट इज 4 एंड लीस्ट प्राइम नंबर होता है 2। इन दोनों का HCF और LCM हमें निकालना है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 2 को तो केवल 2 इंटू 1 लिखा जा सकता है। दोनों का HCF आएगा हमारे पास 2 और LCM आएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4। हमसे वो कह रहा है कि HCF टू LCM का रेशो निकाल दीजिए। HCF के साथ LCM का रेशो यानी कि 2/4, दैट मीन्स 1/2, दैट इज 1:2। तो इसका जो रेशो है वो 1:2 यहां पर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 देखिए। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3x - 10 = 0। एक इक्वेशन हमें दे रखी है और इसके रूट्स निकालने हैं। दैट इज x² + 3x - 10 = 0। तो एक तो तरीका यह है कि आप इसके ऑप्शंस में से रख कर देख लें, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसके रूट हैं, या फिर आप इसे सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट -10 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर +3 आएगा। तो दैट आर 5 एंड -2। इसको लिख सकते हैं 5 - 2x - 10 = 0। x कॉमन लेंगे तो x + 5 -2 कॉमन लेंगे तो x + 5 दैट इज = 0। दोनों में से x + 5 कॉमन ले लेंगे तो यहां आ जाएगा x - 2 = 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट तभी 0 होगा जब या तो x + 5 0 होगा या फिर x - 2 0 होगा। तो यहां से तो x आ गया -5, यहां से x आ गया 2। सो रूट्स हमारे पास क्या आ गए? वो आ गए -5, 2। दैट मीन्स ऑप्शन ए को आप टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 3 क्या है? द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP। वी हैड अ AP। हमें AP दे रखा है √6, √24, √54 एंड सो ऑन। तो यहां पर आप बोलेंगे सर कि यहां पर हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि जो यहां पर √24 है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 4 × 6 और 4 बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2√6। दैट इज, अब 3 टर्म्स तो आपको दे रखी है। नेक्स्ट टर्म यानी कि आपको A4 यहां पर निकालना है। तो आपके पास A जो है वो तो √6 है, D होता है A2 - A1 यानी √24 - √6। अगर आप इसको इसकी प्राइमरी स्टेज में रखेंगे तो आप इसको अब सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कॉमन डिफरेंस निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर आप क्या करें कि √24 को ऐसे लिखें
2√6 माइनस √6, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 इज 1√6। अब A4 निकालना इजी है। A प्लस 3D, A इज √6 प्लस 3√6, यानी कि ये आ गया 4√6 यहां पर। दैट इज A4 हमारे पास यहां पर ये आ रहा है। ओके, ऑप्शंस इसके तरीके के नहीं दे रखे, तो इस 4 को जब हम अंदर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा 16 इंटू 6, उसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज √96, यानी कि ऑप्शन बी अब आपका मैच हो रहा है, तो ऑप्शन बी को आप टिक करेंगे। क्वेश्चन 4 देखिए क्या कह रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,7 फ्रॉम x एक्सिस, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो x एक्सिस से वो क्या होगी, तो आप समझें -1,7 x -1 पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7, तो -1,7 कहीं यहां पर होगा। दिस पॉइंट इज -1,7। अब वो कह रहा है कि x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस बता दो। आप ध्यान से देखो, x एक्सिस यहां पर, यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 7। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से डिस्टेंस है 7 और y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, y एक्सिस से है 1। आप बोलेंगे सर कोऑर्डिनेट तो -1 है। देखो कोऑर्डिनेट -1 का मतलब क्या है कि वो उसके लेफ्ट हैंड साइड में है। नेगेटिव साइन यहां डायरेक्शन को बताने के लिए है, बट जो डिस्टेंस है वो तो 1 रहेगी, बट क्वेश्चन में केवल x एक्सिस से पूछी है, सो दैट इज 7, तो 7 हो जाएगी। क्वेश्चन 5 देखिए। What is the area of सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर d? ऐसे सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा जिसका कि डायमीटर d है। तो डायमीटर तो है हमारे पास d और एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है, तो रेडियस क्या होती है, अगर हम डायमीटर का हाफ कर दें तो हमें रेडियस मिल जाती है। हमें निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा 1/2 इंटू पाई आर स्क्वेयर, यानी कि 1/2 इंटू पाई और आर की जगह रखेंगे d/2 का स्क्वेयर। तो यहां पे आ गया 1/2 इंटू पाई इंटू डी स्क्वेयर बाई 4, यानी कि पाई डी स्क्वेयर बाई 8। सो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल जो है वो होगा पाई डी स्क्वेयर बाई 8, दैट इज। इसके बाद क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मोड, मीडियन एंड मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक एम्पेरिकल रिलेशन होता है, वो आपको माइंड में होना चाहिए। एम्पेरिकल रिलेशन, एम्पेरिकल रिलेशन क्या होता है मीन मोड मीडियन में, कि मोड को हम लिख सकते हैं थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि मोड को लिखा जा सकता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन द मीन मोड एंड मीडियन। इसके बाद क्वेश्चन 7 देखिए क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट द टू लाइन्स विच आर। अब हमें पेयर ऑफ लाइन्स दे रखी हैं। वी हैड द पेयर ऑफ लाइन्स इज 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 6 एंड सेकेंड वन इज 15y इज इक्वल टू 6x माइनस 18। पहले तो दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, इसको इधर ले आएंगे तो 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0,
यहाँ आएगा -6x प्लस 15y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 2 अपॉन -6 -5 अपॉन 15 -6 अपॉन 18 दैट इज 3 दैट इज 3 दैट इज 3 इज इक्वल टू -1/3, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसा केस जब हो कि जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो लाइंस क्या होती हैं हमारी, कोइंसिडेंट होती हैं। और कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती हैं, जैसे मान लो ये AB है हमारे पास और CD भी क्या होगी, इसके ऊपर होगी। और लाइंस का सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो मैं कहूं ये दोनों कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये लाइंस कोइंसिडेंट हैं और इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इन लाइंस के यहां पर होंगे। इसके बाद क्वेश्चन 8 देखिए, if alpha beta are the zeros of the polynomial x square minus 1 then the value of alpha plus beta is। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है दैट इज px, वो है x स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो वो होगी x स्क्वायर माइनस 0x माइनस 1। अगर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो तो सम ऑफ जीरोज बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। जो b है वो कॉफिशिएंट होता है x वाली टर्म का, तो यहां पर x वाली टर्म का कॉफिशिएंट है 0 और ये है 1, यानी कि ये आ गया 0। एक्चुअली क्वेश्चन को डाला ही इसलिए था क्योंकि यहां x का कॉफिशिएंट तो दे नहीं रखा। अब बच्चे यहां 1 को करके आते हैं, -1 अपॉन 1 इज -1, और ऑप्शन में भी दे रखा है। क्वेश्चन में ऑप्शंस भी वो डालता है जो आपको कंफ्यूज कर दे कि हमारा तो मैच हो रहा है तो सही हो गया, बट आपको पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। आफ्टर दैट आप इस क्वेश्चन को यहां पर करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखिए क्या कह रहा है, इफ ए पोल 6 मीटर हाई कास्ट्स ए शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन्स एलिवेशन इज। तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, समझें कि मान लो यहां पर सन है आपका, दैट इज सन, और यहां पर एक पोल है, दैट इज पोल को आप नाम दें सम ए बी, और उसकी लेंथ है आपकी दैट इज 6 मीटर हाई। और जब यहां सन होगा तो इसकी ऑब्वियसली यहां शैडो बनेगी इस तरीके से। जो शैडो है वो 2√3 मीटर बन रही है। तो इस पॉइंट से सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, तो मैं आपसे कहूं कि पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लो। जो पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वही सन का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। दैट मीन्स आपको इस ए पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है और उसको हम थोड़ी देर के लिए यहां पर थीटा बोल रहे हैं। अब ये दोनों साइडें हमें पता हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी आप देखें तो ए बी पी बी पी ओवर एच एच बी, यहां एंगल है 90 डिग्री की तरफ चलेंगे, ये बेस, उससे अगली साइड परपेंडिकुलर और बची हुई हाइपोटेनियस। तो ए बी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, ये बेस है, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज tan थीटा। वैल्यूज जरा यहां रखो, तो ए बी है 6, बी सी है 2√3, दैट इज tan थीटा। 2 से 3 टाइम
और √3 से 3 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू tan थीटा। √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब tan √3 किस पर होता है? tan की वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री पर। अगर इनकी टेंजेंट वैल्यू इक्वल है तो यहां से ये एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट मीन्स थीटा हो गया 60 डिग्री। तो सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो यहां पर 60 डिग्री होगा। इसके बाद क्वेश्चन 10, sec थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू। sec थीटा को मुझे एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ cot थीटा। आप समझें, दिस इज क्वेश्चन 10। sec थीटा को एक्सप्रेस करना है cot थीटा इन टर्म्स ऑफ cot थीटा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि cot थीटा से आप sec थीटा बना लो, और जैसे ही आप cot थीटा से sec थीटा बना लोगे ना, sec थीटा इन टर्म्स ऑफ cot थीटा एक्सप्रेस हो जाएगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट कि अगर sec से cot बनाना है, sec को cot में रिप्रेजेंट करना है, तो इससे इसको बना दो। अब cot थीटा को मैंने सम y मान लिया। अब cot से और sec का तो सीधा कोई रिलेशन नहीं होता, बट हम जानते हैं cot का रिलेशन होता है tan के साथ और tan का होता है sec के साथ। तो अगर मैं यहां से निकालूं तो cot थीटा यदि y है तो tan थीटा क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल यानी 1/y। और हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और यहां पे इसको इस तरफ ले आए, सो tan थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए यहां से sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसको इधर लाएंगे तो sec थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1/y स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। सो sec थीटा इज इक्वल टू √y स्क्वायर प्लस 1, और नीचे वाला स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। दोनों पे अलग अलग रूट लगाएंगे तो इसका कैंसिल हो जाएगा। y किसके बराबर है? cot थीटा के। तो यहां आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot थीटा। आप देखें तो हमने sec थीटा को इन टर्म्स ऑफ cot थीटा यहां पर एक्सप्रेस कर दिया है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि sec थीटा को cot थीटा में एक्सप्रेस करना है तो इस cot थीटा से sec थीटा बना लो, वो ऑटोमेटिकली उसकी टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 11 आप देखें तो क्या कह रहा है? 2 dice are thrown together. The probability of getting the difference of the number on upper faces equals to 3। यानी कि 2 डाइस को फेंका गया है। अब इवेंट क्या है कि दोनों डाइस पर आ रहे नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 3 आना चाहिए। 2 डाइस आर थ्रोन, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ केसेस वो देखिए जरा 1,1, 1,2, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं टोटल केसेज। यहां पर तो केवल टोटल केसेस लिखें। 1,1, 1,2 से 6,6 तक। तो आप ये जानते हैं इसका सैंपल स्पेस बनाना। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे ऑफ केसेस? टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे 36। इसको बनाना आपको पता है, 1,1 से 1,6, 2,1 से 2,6, 3,1 से 3,6, इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद ए इवेंट वो इस पर क्या बता रहा है? ए इवेंट ऑफ गेटिंग डिफरेंस
ऑफ अपर नंबर्स इज 3। अपर नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 3 आएगा। अब जरा देखो कि किन किन का जो डिफरेंस है वो 3 आ रहा है। पहली 1 वाली सीरीज में आप लें तो 1,4, अगर ये नंबर्स आ रहे हैं तो इनका डिफरेंस 3 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएं तो 2,5, इनका डिफरेंस भी 3 आएगा। इसके बाद 3,6, उसके बाद 4 की सीरीज में तो किसी का भी डिफरेंस आपका 3 नहीं आएगा। या फिर आप देखें तो 4,5, 4 होना चाहिए था 7, बट 4,7 तो होता नहीं। 5,8 ये भी नहीं होता, 6,3 ये भी नहीं होता। बट यहां पर आप देखें तो इसके बाद 4 वाली सीरीज में आएगा 4,1। 4,1 का डिफरेंस 3 होता है, 5,2 का होता है और 6,3। केवल इनका जो डिफरेंस है वो क्या होता है, 3 होता है। तो ये आपके फेवरेबल केसेज यहां पर बन जाएंगे। टोटल 36 जो हैं उनमें से केवल ये ऐसे हैं जिनके अपर फेसेस का जो डिफरेंस है वो 3 होता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए वो होती है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेज। फेवरेबल हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल है 36 यानी 1/6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 यहां पर आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 12 देखिए क्या कह रहा है। वी हैड इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC एंड QPR आर सिमिलर, और कुछ साइडें हमें दे रखी हैं तो x की वैल्यू बता दो। मैं फिगर आपके सामने बनाता हूं। दिस इज ABC, ये साइड 6 सेंटीमीटर, ये साइड 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही PQR दे रखा है, PQR, यहां पर ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये साइड x, और ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर दे रखा है QPR के। तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो हम इनकी साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं बाई BPT। तो यहां पर AB अपॉन QP इज इक्वल टू BC अपॉन PR इज इक्वल टू AC अपॉन QR। अब इसमें आप देखो 4 साइडें दे रखी हैं। AC हमारे पास है, एक तो इसको ले लो, और BC हमारे पास है ये, इन दोनों पेयर्स को ले लो। BC ओवर PR इज इक्वल टू AC ओवर QR। आप बोले सर इसको ही क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इसकी साइड्स के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। केवल जिनके बारे में हमें पता है वहां पर हम वैल्यूज रखेंगे। तो वैल्यूज को रखें यहां पर, क्या है, BC की वैल्यू है हमारे पास 5, PR की वैल्यू है हमारे पास दैट इज x, AC की वैल्यू है हमारे पास 6, और QR की वैल्यू है हमारे पास 3 से 2 टाइम्स। तो यहां पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 5, ये डिवाइड में चला जाएगा, x इज इक्वल टू 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर। तो जो x की वैल्यू है वो यहां पर 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। समझने का काम क्या है कि अगर ट्रायंगल्स सिमिलर दे रखे हैं तो आप उनकी साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं, और फिर यहां से जो भी आपको 3 साइडें दे रखी होंगी, कोई भी 3 देगा, एक चौथी आपसे पूछेगा, वो करना फिर इजी यहां पर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन 13 देखिए।
वो कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम ओरिजिन। -6,8 की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल दीजिए। लेट्स से दिस इज ए ओ, तो ए ओ क्या हो जाएगी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ए ओ इज इक्वल टू 0 माइनस ऑफ -6 का स्क्वायर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 रूट 100 दैट इज 10 सेंटीमीटर यहां पर होगा। सो इसकी डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर आ गई। क्वेश्चन 14 देखिए, इन द गिवन फिगर PQ इज ए टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O। हमारे पास एक फिगर दे रखी है, मैं वो फिगर आपके सामने बनाता हूं। आप देखें तो एक सर्कल है, वी हैव अ सर्कल, यहां कोई Q पॉइंट है जिस पर बाहर एक P पॉइंट से टेंजेंट डाली गई है और यहां इसका सेंटर है दिस, और इसको यहां पर ज्वाइन कर दिया। दिस इज x, दिस इज y, और क्वेश्चन कह रहा है OPQ, OPQ, OPQ इज x, POQ इज y, देन x प्लस y किसके बराबर होगा, x प्लस y किसके बराबर होगा। आप समझें कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दैट इज Q जो है यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और OQ रेडियस है। रेडियस से अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो जो रेडियस है वो इस टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये हमारी थ्योरम है। सो एंगल OQP हमारा हो गया दैट इज 90 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल OPQ एंगल यहां पर देखें, एंगल POQ प्लस OQP प्लस QPO, इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। अब POQ जो है हमारा वो है Y, OQP है हमारा 90 डिग्री और ये है हमारा X दैट इज 180 डिग्री। इसको इधर ले जाओ तो यहां आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। x प्लस वाई जो है हमारा वो यहां पर 90 डिग्री होगा। तो सिंपली एक थ्योरम यूज करनी है कि रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। और फिर ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया और x प्लस वाई का जो सम है वो हमने 90 डिग्री यहां पर निकाल दिया है। अब क्वेश्चन 15 देखिए क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर TA is a tangent to the circle with center O such that OT is 4, OTA is 30 degree, then the length of TA is। फिगर में आपके सामने बनाता हूं। हमारे पास एक सर्कल है और यहां एक A पॉइंट है दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। T पॉइंट से इस A पर एक टेंजेंट डाली गई है और यहां सेंटर ऑफ सर्कल है, दिस इज TO। ये वाला एंगल हमें 30 डिग्री का दे रखा है, ये साइड 4 सेंटीमीटर दे रखी है। और अगर मैं यहां से OA को ज्वाइन कर दूं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। नाउ यहां पर OT जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है और एंगल OTA जो है वो हमें 30 डिग्री दे रखा है और ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो मुझसे वो पूछ रहा है लेंथ TA बता दो। सो इन ट्रायंगल OTA ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज कर लेंगे तो यहां पर OT TO या OT अपॉन अगर मैं AT ले लूं TA तो देखिए जरा PBP HHB, दिस साइड इज बेस,
दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस ओवर बेस क्या होता है, सेक, एंड एंगल है 30 डिग्री। सो सेक 30। OT है हमारे पास, दैट इज 4, TA हमें निकालना है, और cos 30 हमारे पास होता है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3। 2 से 2 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो TA इज इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर। तो जो TA की लेंथ है वो यहां पर 2√3 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 16 को आप देखें तो क्या है, इन ट्रायंगल ABC PQ इज पैरेलल टू BC। मैं जरा लिखता हूं आपके सामने, वी हैड अ ट्रायंगल, ये यहां पर एक ट्रायंगल है, दैट इज ABC, और PQ जो है वो पैरेलल है BC के, PQ इज पैरेलल टू BC। गिवन पार्ट में आपके सामने लिख रहा हूं कि क्या क्या गिवन है, और वो कह रहा है PB इज 6 सेंटीमीटर एंड AP इज 4 सेंटीमीटर। नाउ AQ इज 8 सेंटीमीटर, AQ इज 8 सेंटीमीटर, AC निकालना है। तो देखो ये 8 है, मैं ये वाली साइड निकाल सकता हूं, और जैसे ही मैं ये निकाल लूंगा तो फिर AC भी मुझे मिल जाएगा, दैट इज AQ प्लस QC, दोनों को ऐड करके मैं AC निकाल पाऊंगा। यहां पर जो PQ है दैट इज पैरेलल टू BC, PQ इज पैरेलल टू BC, सो बाय BPT हम इनकी साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। मैं यहां पर लिख सकता हूं AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, दैट इज AQ अपॉन QC। सभी की वैल्यूज हैं वो रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 4/6, AQ है 8/QC, 4 से ये 2 टाइम्स। अगर आपको ऐसा कैंसिल करना आता है तो आप करें, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कैंसिल करें, मिस्टेक नहीं करनी। तो यहां पर QC जो है वो आ जाएगा 12, QC इज 12 सेंटीमीटर। हमसे वो पूछ रहा था AC की लेंथ, AC बराबर है AQ प्लस QC, 8 + 12 यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो जो AC की लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 17 देखिए, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल PX पॉलिनोमियल दे रखा है 4x² - 3x - 7, देन 1/α प्लस 1/बीटा की जो वैल्यू है वो हमें बताइए। तो डायरेक्टली तो आपको कोई रिजल्ट यहां नहीं दिख रहा होगा, बट अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूं तो यहां एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम विल बी अल्फा बीटा। जब अल्फा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बच जाएगा और यहां पे अल्फा बच जाएगा। अब आपको दो वैल्यूज चाहिए, सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अगर आप ये दोनों निकाल लेते हैं तो इस टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है आपके पास -b/a। अब b की वैल्यू है यहां पर -3 और a की वैल्यू है 4, दैट इज 3/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर होता है c/a यानी कि -7/4। बस दोनों वैल्यूज को यहां रखें तो क्या रिजल्ट बन रहा है जरा देखिए, 3/4 अपॉन -7/4 यानी कि -3/7। तो इस पूरी टर्म को सॉल्व करने से वैल्यू आएगी -3/7। ऑप्शन डी को आप टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 18 को आप देखिए, क्या कह रहा है,
A card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. The probability that the card drawn is not an ace. तो इस बात की probability बताइए कि जो drawn card है वो एक ace या फिर इक्का ना हो। तो आप समझें कि an card can be drawn from पैक, उस पूरे पैक से वो 52 तरीके से निकाला जा सकता है। तो ए बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग एन एस, या फिर मैं दो तरीके से आपको बताता हूं इसे, ऑफ गेटिंग एन एस, कि हमें एक एस मिले, तो पी ए की क्या हो जाएगी, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। आप समझें कि अब आप देखो, मैं प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहा हूं कि मुझे एक एस मिले, तो वहां पर एस कितने होते हैं, इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के वहां पर होते हैं। तो 4 इक्के तो यहां हो गए फेवरेबल, और टोटल हो गए 52 यानी 1/13। ये तो आ गई इस बात की प्रोबेबिलिटी कि मुझे एस मिले, बट मुझे निकालना है कि ना मिले। तो मैं जानता हूं कि अगर किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी सबट्रैक्ट कर दो। तो यहां पे आ जाएगा 1 - 1/13 यानी 12/13। तो मुझे एक एस ना मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, आपकी 12/13 होगी। या फिर आप इसका दूसरा मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या है, मैं आपसे कह दूं कि केवल एक इस्तेमाल करना है, इतना तो सेम ही है। अब आप ए इवेंट मान लें, इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग अ एस, कि अब हमें एस ना मिले, तो वो क्या हो जाएगा, पी ए निकालेंगे। तो इसके लिए फेवरेबल क्या होंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। आप समझे, वो कह रहा है नॉट गेटिंग अ एस, मतलब एस के अलावा जो सारे कार्ड्स हैं वो फेवरेबल हो जाएंगे, मतलब एस नहीं आने चाहिए, उसके अलावा जो कार्ड्स हैं वो क्या है, आपके फेवरेबल हो जाएंगे। तो 4 एस होते हैं, उसके अलावा 48 कार्ड्स फेवरेबल हो गए। तो 48/52 कैंसल कर लो, तो यहां पे आएगा 12/13। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ एस। आपको एक रिजल्ट ध्यान में रखना है, आप इसे नोट डाल करके लिखें कि किसी इवेंट के होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उनका सम 1 होता है। अब दोनों में से वो एक देगा, होने की या ना होने की। अगर वो आपसे होने की प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा है तो 1 - PA कॉम्प्लीमेंट, ये फॉर्मूला, और अगर ना होने की प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा है तो 1 - उसके होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये रिजल्ट आपको माइंड में रखना है, और फिर आप कोई सा भी मेथड यूज कर लो, दोनों से ही इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। असर्शन रीजन से क्वेश्चन 19 देखिए। असर्शन क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 2/7। रीजन क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 5/7। मतलब हमें सारी बात करनी है किसके बारे में, कि लीप ईयर या नॉन लीप ईयर के पास 53 संडेज हो। तो दोनों ही क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं, ये इंडिपेंडेंटली भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज। तो उसके लिए आप देखें, तो इन अ लीप ईयर 366 डेज
एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो यहां पे आएगा 52 वीक्स। 52 वीक्स यहां पे लिख सकते हो, दैट मींस 52 संडेज तो फिक्स हो गए भाई। 52 वीक्स कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब 52 संडेज तो हो गए, एंड 2 डेज एक्स्ट्रा, और 2 दिन ज्यादा हैं। तो ये ज्यादा जो 2 दिन हैं जो बच रहे हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं? 2 डेज कैन बी 2 एक्स्ट्रा डेज कैन बी अरेंज्ड। आप समझें कि 52 संडेज तो फिक्स हो गए, अब जो सारा मैटर है वो किस पर डिपेंड करेगा? वो इन 2 एक्स्ट्रा दिनों पर करेगा। अगर इन 2 एक्स्ट्रा दिनों में कोई एक ऐसा दिन है जो संडे है तो 53 संडेज हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन है इनको हम अरेंज कर सकते हैं। कैसे हो सकता है? पहला संडे हो तो दूसरा मंडे हो जाएगा, एक पेयर ये बन सकता है। ऐसा हो सकता है पहला मंडे हो दूसरा ट्यूसडे हो, पहला ट्यूसडे हो दूसरा वेडनेसडे हो, पहला वेडनेसडे हो दूसरा थर्सडे हो, पहला थर्सडे हो दूसरा फ्राइडे हो, पहला फ्राइडे हो दूसरा सैटरडे हो, दूसरा सैटरडे हो और दूसरा संडे हो, और फिर से तो संडे मंडे रिपीट हो जाएगा। यानी कि ये टोटल केसेज बन सकते हैं। ये टोटल केसेस उन 2 एक्स्ट्रा दिन के लिए बन सकते हैं। वी हैव टू फाइंड ए इवेंट ऑफ गेटिंग 53 संडेज। ए इवेंट हमने मान लिया किसके लिए? कि हमें 53 संडेज मिले। तो इस ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल नंबर ऑफ केसेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। आप समझें कि टोटल नंबर ऑफ केसेज कितने हैं? वो हैं 7। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब इनमें से ऐसे कितने केस हैं कि यदि वो आ जाएं तो हमारे 53 संडेज हो जाएंगे? आप देखो कि ये पेयर रिपीट हो जाए या फिर ये पेयर रिपीट हो जाए। अगर ये दोनों में से कोई भी पेयर आ गया तो हमारे पास 53 संडेज बन जाएंगे। यानी कि फेवरेबल केसेज कितने हैं? हमारे पास हैं 2/7। यानी कि 2/7 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि इन अ लीप ईयर हमें 53 संडेज मिले। यानी हमारी स्टेटमेंट सही है। अब हम निकालते हैं किसकी प्रोबेबिलिटी? द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज। तो आप नॉन लीप ईयर की बात करें तो इन अ नॉन लीप ईयर, इन ए नॉन लीप ईयर 365 डेज, 365 दिन होते हैं। अब 365 को आप 7 से डिवाइड करें तो यहां पे आ गया 1 रिमाइंडर। 52 वीक्स तो कंप्लीट हो गए। 52 वीक्स मतलब 52 संडेज तो हो गए। एक दिन एक्स्ट्रा है, आप लिखेंगे हैव 52 वीक्स। दैट मीन्स कि यहां पर 52 संडेज तो हो गए एंड 1 डे एक्स्ट्रा, और एक दिन बच गया। अब ये जो बचा हुआ एक दिन है, सारी प्रॉब्लम इस पर डिपेंड करेगी। अगर ये संडे हो गया तो 53 संडेज हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सो 1 डे एक्स्ट्रा कैन बी, 1 डे एक्स्ट्रा कैन बी। ये एक्स्ट्रा दिन क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है ये संडे आ जाए, हो सकता है ये मंडे आ जाए, हो सकता है ये ट्यूसडे आ जाए, हो सकता है ये वेडनेसडे आ जाए, थर्सडे भी आ सकता है, फ्राइडे या फिर सैटरडे।
ये है टोटल केसेज। ए इवेंट मान लेते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग क्या 53 संडेज। 53 संडेज हमारे आए, इसको हमने क्या बोल दिया, आपका यहां पर ए इवेंट बोल दिया। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वही फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल तो अभी भी 7 है। अब इनमें फेवरेबल कौन से हैं, फेवरेबल वो जिनके आने से 53 संडेज बन जाएं। तो केवल ये है, आप ध्यान से देखें कि केवल संडे आएगा तो 53 संडेज बनेंगे, अदरवाइज तो कोई और केस है ही नहीं जहां पर 53 संडेज बन जाएं। तो दैट इज 1। तो इन अ नॉन लीप ईयर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इज 1/7। और ये कह रहा था 5/7 है, यानी कि ए तो हमारा ट्रू है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो यहां पर स्टेटमेंट क्या हो गई, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, दैट इज ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन 20 देखें। असर्शन है ए बी सी आर इन ई पी, देन इफ एंड ओनली इफ 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो चेक करते हैं कि क्या ये बात सही है। अगर हम कहें ए बी सी आर इन ए पी, तो कॉमन डिफरेंस निकालें, d1 वो होगा b माइनस ए, d2 निकालें वो होगा c माइनस बी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हम निकाल रहे हैं। अगर जो सीरीज है जो वो आपकी वो AP में है तो कॉमन डिफरेंस बराबर होगा ABCR इन AP, सो D1 इज इक्वल टू D2, यानी B माइनस ए बराबर होगा C माइनस बी। इसको इस तरफ ले आए तो B प्लस बी इज इक्वल टू A प्लस सी, विच इंप्लाइज 2B इज इक्वल टू A प्लस सी। बिल्कुल सही बात है कि ए बी सी ए पी में आपके तभी होंगे जब 2b बराबर होगा a प्लस सी के। अब देखो रीजन को, द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स इज फर्स्ट ऑड n नेचुरल नंबर्स। आई थिंक दिस इज n ऑड नेचुरल नंबर्स, n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। तो चेक कर लेते हैं कि क्या फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो n स्क्वायर होगा। तो पहला होता है 1 3 5 अप टू n, और ये AP बन रही है तो यहां पर A है आपका 1, D है आपका 3 माइनस 1 इज 2, और n तो नेचुरल नंबर्स हैं। हमें निकालना है Sn, दैट इज n/2 2a प्लस n माइनस 1d। यहां पर रखें तो n/2 2a यानी 2 इंटू 1 इज 2 प्लस d है हमारा 2, तो ये हो जाएगा 2n माइनस कॉमन डिफरेंस इज सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स। ओके, तो कॉमन डिफरेंस आएगा 2, तो 2a प्लस n माइनस 1d। यहां पे आ गया n/2 2a दैट इज 2 हो गया, प्लस n यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां आ गया n/2 दैट इज 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी कि n स्क्वायर। मतलब सही बात है कि सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स n नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो यहां पर n स्क्वायर होगा। अब देखो कि a भी ट्रू है बट r भी ट्रू है, लेकिन r का कुछ कनेक्शन है इसके साथ, ये AP की बात कर रहा है, ये सम की बात कर रहा है। तो आप लिखेंगे A इज ट्रू, R इज ट्रू एंड R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन A। जो R है वो A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके बाद सेक्शन B से क्वेश्चन 21 देखिए क्या कह रहा है। 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of these numbers? आप समझें कि आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं इन द रेशियो
2:3 और उनका एलसीएम 180 है। जब नंबर्स हमें आपके रेशो में दे रखे हों तो उनके साथ हम एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वेरिएबल मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमें नंबर्स मिल जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हमारे पास हो जाएगा, रेशो है 2x, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? दैट विल बी 3x। अब अगर मैं 2x के फैक्टर करूं तो वो होंगे 2 इंटू एक्स, 3x के फैक्टर करूं तो वो होंगे 3 इंटू एक्स। मैं यहां पर इनका एलसीएम निकालता हूं बाई फैक्टराइजेशन। जो कॉमन टर्म है वो तो एक बार, और बाकी के टर्म्स को आपको सबको लिखना है। यानी यहां से इसका जो एलसीएम है वो 6x आ गया। ऐसे ही तो निकालते हैं हम एलसीएम कि जो कॉमन है उसको एक बार, और मतलब लोएस्ट पावर लेनी होती है 2, दैट इज 3। तो कॉमन है वो एक बार, बाकी सबको मल्टीप्लाई में लिखना है। बट एलसीएम उसने भी दे रखा है, दैट इज 180 हमने निकाला है और उसने भी दे रखा है, तो दोनों बराबर होंगे। सो 6x इज इक्वल टू 180, तो यहां से x आ गया, दैट इज 30। x यदि 30 आ गया तो पहला नंबर तो हो गया 60 और दूसरा नंबर हो गया 90। अब इन दोनों का HCF हमें निकालना है। अगर हम 60 के फैक्टर्स करेंगे तो 60 के फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 90 के करेंगे तो वो होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब HCF हम निकाल रहे हैं किसका? 30 और 90 का। तो वो क्या होगा जरा देखिए, कॉमन पार्ट देख लें। 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। सो 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 30। तो इन का जो HCF है वो क्या आ जाएगा? वो 30 यहां पर आ जाएगा। तो सिंपली इस मेथड से आपको प्रोसीड करना है और फिर क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। क्वेश्चन 22 देखिए। If one zero of the polynomial px is reciprocal of the other, then find the value of k। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, दैट इज px। यहां पर है 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस ऑफ k माइनस 2, और वो कह रहा है कि इसकी एक जीरो दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। मतलब अगर मैं अल्फा बीटा इसकी जीरोज मान लेता हूं, या फिर 1 जीरो अल्फा मान ली, तो दूसरी जीरो क्या होगी? सेकंड जीरो इसकी 1 अपॉन अल्फा हो, यानी इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो यहां से k की वैल्यू निकाल दीजिए। अगर मैं जीरोज का प्रोडक्ट करूं तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, ये क्या आ गया? 1 आ गया। यहां से इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 आया, बट एक हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? वो होता है c बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ k माइनस 2 बाई 6। दैट इज, माइनस को अंदर ले जाओ, 2 माइनस k बाई 6। दोनों प्रोडक्ट हैं, आपस में बराबर होंगे। ये इधर चला जाएगा, 2 माइनस के इज 6, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस के इज 4, विच इंप्लाइज के इज इक्वल टू माइनस 4। तो सिंपली प्रोडक्ट का कंसेप्ट हमें यूज करना है और हम वैल्यूज निकाल पाएंगे। क्वेश्चन 23 का ए वाला पार्ट देखिए, क्या कह रहा है? फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इजी टाइप का क्वेश्चन कि हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, द गिवन इक्वेशन इज, वो है 2x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और इसका सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, लेट अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन।
रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? सो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज वो बराबर होता है -b/a। b की वैल्यू है यहां पर, वो ऑलरेडी -9 है, तो यहां पे रखेंगे -9। a की वैल्यू है यहां पर 2, सो दैट इज 9/2। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे वो होता है c/a। तो c है 4, ये है 2, 4/2 यानी कि 2। सो द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 2 एंड द सम ऑफ जीरोज इज 9/2। इसके और वाला पार्ट देखिए, what the question is saying, find the discriminant of the quadratic equation 4x square minus 5 is equal to 0, hence comment the nature of roots of the equation। और फिर हमें उसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है। सो द गिवन इक्वेशन इज, वो है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें प्लस 0x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट है। कंपेयरिंग फर्स्ट विद, कंपेयरिंग फर्स्ट विद स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जो a है वो बराबर होगा 4 के, b बराबर होगा 0 के और c बराबर होगा -5 के। द डिस्क्रिमिनेंट d जो है वो बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4ac। आप चेक करें तो 4 4 जा 16 माइनस 5 ये हो गया 80 विच इज ग्रेटर देन 0। d इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। दूसरा केस इसमें आता है इफ d इज इक्वल टू 0, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये मैं बता रहा हूं, आगे कोई क्वेश्चन आए तो रियल एंड इक्वल। तीसरा केस होता है इफ d इज लेस देन 0, सो नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो उसके कोई रियल रूट्स आपके नहीं होंगे। इसके बाद क्वेश्चन 24 देखिए, इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक फेयर कॉइन को 2 बार उछाला जाता है, या फिर वो ऐसा बोल दे कि 2 कॉइन्स को 1 बार उछाला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, कि ज्यादा से ज्यादा हमें 1 हेड मिले। तो आप समझें 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, सो टोटल पॉसिबल केसेज आर, टोटल केसेज आर, तो टोटल केसेज क्या आ जाएंगे? h, h, t, t, h, t, t। दैट इज ये 4 केस बन सकते हैं जब हम 2 कॉइन्स को उछालते हैं। तो वो कह रहा है ए एक इवेंट है, ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, कि ज्यादा से ज्यादा 1 हेड मिले। तो ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे आपके? वो कह रहा है ज्यादा से ज्यादा 1 मिले, नहीं मिलेगा तो भी हमारा काम चल जाएगा। आई रिपीट, ज्यादा से ज्यादा 1 मिले, अगर नहीं भी मिलेगा तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो इसके अंदर आपके आएंगे, ये तो आ ही नहीं सकता, 1 से ज्यादा है, एच टी, टी एच, और नहीं आएगा तो भी काम हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए वो होती है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेज। फेवरेबल कितने हैं? 3,
टोटल कितने हैं 4। आई रिपीट माई वर्ड्स कि 2 वर्ड से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी आती है, एक होता है एट मोस्ट और एक होता है एट लीस्ट। बस यही कंफ्यूजन बनाएगा एग्जाम में कि एट मोस्ट में क्या करना है और एट लीस्ट में क्या करना है। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा। एट लीस्ट होता है कम से कम। माइंड में क्लियर करें दोनों वर्ड्स को। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। अगर वो कह रहा है एट मोस्ट 2 हेड, तो ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट 1 हेड का है तो ज्यादा से ज्यादा 1 हेड लेंगे और नहीं वाला भी हम यहां लेंगे। और अगर वो कहता है एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड, तो एट लीस्ट 1 हेड के लिए क्या है कि कम से कम 1 हेड चाहिए, उससे ज्यादा जितने मिल जाएं वो सही है। तो 1 हेड तो कम से कम, यानी टी एच भी इसमें आएगा, एच टी भी आएगा और 2 हेड वाला भी यहां पर आएगा। आई थिंक आपको अब ये क्लियर हो गया है कि एट मोस्ट और एट लीस्ट में क्या डिफरेंस है। प्रोबेबिलिटी में इनके बीच में बहुत थिन लाइन है, एक वर्ड छोटा सा है बट प्रोबेबिलिटी गलत हो जाती है। तो इसको हिंदी से याद रखें, हिंदी से इसको माइंड में क्लियर रहेगा कि कम से कम, भाई इतना कम से कम तो इतना चाहिए, उसके अलावा जितना मिल जाए। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना चाहिए, इससे कम जितना मिलेगा उतने में काम हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो भी काम हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 25 का ए वाला पार्ट देखिए, क्या है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, -10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कुछ नहीं करना, सभी वैल्यूज यहां पुट करनी है और फिर हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। आप समझें कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है। cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है दैट इज 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। 4 sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल। और ये होता है 1। sin 30 हमारे पास होता है 1/2 और cos 30 होता है √3/2 का स्क्वायर। ये बन गया 5/4, ये बन गया आपका यहां पे आ गया दैट इज 16/3 -1, ये आ गया 1/4, ये आ गया 3/4। ऊपर एलसीएम लें तो एलसीएम आ गया 12, 4 से 3 × 5 15 प्लस 3 से 4 और यहां पे आ गया 64 -12 अपॉन नीचे आ गया 4 × 1 + 3, यानी ये तो 4/4 1 बन जाएगा। और ऊपर आ गया 5 + 4 = 9, 79 - 12/12 और नीचे आ गया 4/4 यानी 1। यहां आ गया 7 67/12। इस टर्म को सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 67/12। इजी टाइप का क्वेश्चन था, केवल हमने यहां पर क्या करना है, इनकी वैल्यूज रखनी है। और जैसे ही हम इनकी वैल्यूज रख लेंगे तो हमें सीधा इसका आंसर यहां पर मिल जाएगा।